वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे हम लोग बनाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर हम लोग बात करेंगे बायो टेररिज्म के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो छोटी सी कुछ न्यूज है यहां पर, ये कोविड-19 के बारे में, और इसी के साथ में G20 से रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, एक बैंक के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली इस बैंक की नैया डूबती हुई जो बचाई गई आरबीआई के द्वारा, तो उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, ये है आज की डेट में जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होते हैं और हमारी कंट्री की क्या रैंकिंग है आज के डेट में, इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। बाकी कई सारे बच्चे देखिए यहां पर ये बोलते हैं कि संडे को जैसे नैनो मैगजीन का एक रिवीजन सेशन आता है, उसी तरीके से इसका भी एक रिवीजन सेशन लेकर आओ। देखिए सबसे बड़ी बात यार यहां पर ये है, आप लोग ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जिससे टॉपिक रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वीक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए, या फिर मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी है, ठीक है, तो वो चीजें मैं यहां पर यूज करता हूं। और हिंदू के लिए अगर रिवीजन की मैं बात करूं, आप लोग ये देखिए अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर फॉलो करके चलते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली रिवाइज होती रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे बायो टेररिज्म के बारे में। ये आज आ गया, 2 दिन बाद फिर इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, फिर इसका डिस्कशन होगा कहीं ना कहीं न्यूज के बीच में, तो ये आप लोगों को कंप्लीट बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। G20 के बारे में बात करूं, जो मैं आज में G20 के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, इसमें से कई सारी बातें ऑलरेडी पहले आर्टिकल आया था उसमें डिस्कस कर चुका हूं, तो ये रिपीट होती रहती हैं। जो न्यूज़पेपर की इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है, आप लोगों की जो चीजें है ना, अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर रेगुलर आप लोग कोई डिस्कशन फॉलो करते हैं, तो चीजें उसमें रिपीटेडली होती रहती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन नहीं सॉरी यूएसए के इलेक्शन हुए उस टाइम पर, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे आर्टिकल आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, आने वाले टाइम में इंडिया के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। तो 3-4 दिन तक कंटिन्यूअस हम लोगों ने वो टॉपिक डिस्कस किए। तो न्यूज़पेपर की जो खूबसूरती है वो यही है कि अगर आप लोग इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, बिना रुके, बिना किसी मतलब एक तरह से इंटरप्शन के, तो आप लोगों का बहुत सारा रिवीजन ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। और जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है, जिसमें हम लोग पीआईबी अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से न्यूज होती है वो डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली आप लोग का एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। यानी कि अगर ये 2 वीडियो आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं, न्यूज़पेपर का डिस्कशन और दूसरा वो सेकंड वाली वीडियो, तो करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, वो आप लोग मैक्सिमम सारा करके ले जाओगे, ठीक है। देखिए ये तो बिल्कुल, ये तो बोला नहीं जा सकता कि बिल्कुल एकदम, वो नहीं बोलते कि एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आप लोगों को पता हो, एक स्टेटमेंट नहीं पता हो, तो आप लोगों को एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करा देंगे एग्जाम में। तो वो बेसिक पर्पज होता है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में हजारों न्यूज होती हैं, वो सारी एग्जाम के इंपॉर्टेंट से थोड़ी ना सारी न्यूज होती है कि एग्जाम में ये न्यूज आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो न्यूज होती है वो आप लोग नहीं देख सकते कि हाँ उन पे भी फोकस देना है, और इस तरीके से अगर करने बैठोगे तो कभी भी करंट अफेयर आप लोग कवर नहीं करा पाओगे। सबसे आसान और सुंदर सा तरीका यह है कि अपना सिलेबस लेकर बैठिए और उसके हिसाब से न्यूज देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके हिसाब से कोई न्यूज आप लोगों की नहीं बचेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर 2 वीडियो आप लोग फॉलो कर प्रॉपर वे में चल रहे हैं, तो आप लोगों का मैक्सिमम जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा। बाकी स्टैटिक पोर्शन भी मैं बैकग्राउंड में कई सारी चीजें डिस्कस करता हूं, तो वो भी आप लोग यहां पर देखते रहते हैं। तो दोनों वीडियो प्रॉपर वे में फॉलो करके चलिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो आप लोगों के सामने आर्टिकल है, ये बात की जा रही है बायो टेररिज्म के बारे में। बायो टेररिज्म यानी कि जैव आतंकवाद बेसिकली इसको बोला गया है। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ये न्यूज कहां से आ गई। ये न्यूज आई है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट्री पैनल है उसके द्वारा अभी इसके ऊपर रिपोर्ट दी गई है। और ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज बोल सकते हैं, जो हमारी कंट्री में भी रिसेंटली जो गवर्नमेंट और जो मिलकर यहां पर अपोजिशन साथ में काम कर रही है, तो खासकर वो नहीं कहते कि समस्या के आने से पहले उसका समाधान खोज लेना। अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम के टाइम पर बैठते हैं किताब खोलकर कि हाँ यार अब कर लेते हैं, जब 1-1.5 महीना रह गया, अब से पढ़ने स्टार्ट करो ना, देखो एग्जाम कैसे चुटकियों में निकलता है। तो वही बातें यहां पर है। अभी यहां पर बायो टेररिज्म के बारे में जो बात की जा रही है वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम देखने को मिली चाइना से निकल कर आया। स्टार्टिंग में ये भी आरोप लगाया गया चाइना इस वायरस को बना रहा था दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, कोई ऐसा खास सबूत सामने निकल कर नहीं आया, पर लेकिन आगे फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है आसानी से
इस तरीके की हरकतें आसानी से की जा सकती हैं कि दूसरी कंट्री के ऊपर यहां पर वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या कोई ऐसी एक्टिविटी के थ्रू अटैक किया जाए, ताकि और कुछ यहां पर करना ही ना पड़े, बस उसी से काम चल जाए। तो इसके लिए हम लोग को भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में कोई कंट्री ऐसा हमारे साथ में करती है तो हम लोग को उसको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। तो पार्लियामेंट्री पैनल इसके लिए द्वारा बनाया गया इस पर्टिकुलर मुद्दे को ध्यान में रखने के लिए, और बायो टेररिज्म पे ऊपर फोकस यहां पर किया गया। तो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ, उसके द्वारा बोला गया द आउटलुक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि ये बेसिकली रिपोर्ट का टाइटल रखा गया कि जो यहां पर आउटब्रेक हमारी कंट्री में निकल कर आया, तो आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक का जो आउटब्रेक देखने को मिला और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। किसके द्वारा हेड की जाती थी कमेटी, कौन इसके हेड थे? तो समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं, इनका नाम है राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा नहीं, राम गोपाल यादव, ठीक है। तो गोपाल वर्मा की मूवी तो इसके हिसाब से याद रखेगा, राम भी है, गोपाल भी है और यादव भी है, ठीक है। तो यहां पर RGY यानी कि राम गोपाल यादव जी यहां पर इसको हेड कर रहे थे। बेसिकली यहां पर क्या फोकस किया गया, पहले तो ये बोला गया कि देखिए जो कोविड-19 है वो हमको एक लेसन सिखा के जाता है, यानी कि वो नहीं कहते कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो चाइना की गलतियों से सीखो। कोविड-19 सामने देखने को मिल रहा है, तो एक आज की डेट में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल एजेंट, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी अटैक हमारी कंट्री के ऊपर करता है तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, और दूसरी कंट्री के साथ में कैसे हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी हरकतें हमारे साथ में की जाती है किसी और कंट्री के द्वारा, तो उसको कैसे टैकल करके चलना है। तो दोनों ही चीजें हैं, बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल करना है पहली इंपॉर्टेंट। अगर कोई अटैक करता है तो सबसे पहले तो अपना बचाव होना चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लोग कैसे अटैक करना है, तो उसमें कैसे हम लोग कंट्री के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये दोनों मुद्दे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीड कहीं की है, दोनों चीजों की नीड है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में यहां पर बोला गया कि गवर्नमेंट एक इफेक्टिव लॉ लेकर इसके ऊपर लेकर आए, ताकि कल को अगर बायो टेररिज्म हमारी कंट्री के खिलाफ अगर कोई करता है तो उसके साथ में कैसे उसको टैकल किया जाए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है यहां पर हमारी वो इंगेज है इस पर्टिकुलर एरिया में। कोई भी कंट्री या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रीटी कर रही है अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे को ध्यान में रखकर, तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो पैनी नजर गड़ाए हुए है इसके ऊपर। जहां पर भी कोई ऐसी ट्रीटी या कोई ऐसी एजेंसी पार्टनरशिप में आएगी तो हमारी कंट्री तुरंत मिलकर उसके साथ में पार्टनरशिप करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पर है बायो टेररिज्म। अब बायो टेररिज्म के लिए आप लोग थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। बायो टेररिज्म का मतलब होता है अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या फिर जर्म्स, कुछ ऐसी चीजें यहां पर उसके ऊपर डालती है ताकि उस कंट्री में जो बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारी कम्युनिटी उससे हैम्पर हो जाए, तो इसको बायो टेररिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीका वेपन हो गया, या तो आप लोग इसको एयर के थ्रू भेज सकते हैं किसी कंट्री में, ठीक है, या फिर वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू, तो किसी भी तरीके से इसको किसी कंट्री में भेजा जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये तरीका है, ये मीडियम है जिसके थ्रू यहां पर इसको उस कंट्री में भेजा जा सकता है। बायो टेररिज्म जो है वो एक तरीके से थ्रेट करता है यहां पर लोगों को, गवर्नमेंट को या फिर किसी कंट्री को अगर नुकसान पहुंचाना है, तो ये बेसिकली बायो टेररिज्म की थ्रेट है यहां पर, ठीक है। तो क्या मीडियम है, क्या थ्रेट है और क्या मतलब है बायो टेररिज्म का, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि किसी क्वेश्चन में भी आ सकती है या फिर किसी स्टेटमेंट में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे से कि बायो टेररिज्म है क्या, जो कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर अभी फोकस में लाया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, इसके बाद में फिर आर्टिकल देखेंगे हम लोग। यहां पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट डाला और पूरे वर्ल्ड ने इसके साथ में एक तरीके से लड़ाई भी की। बहुत सारी अच्छे कई सारे उदाहरण निकल कर आ गए, कई सारी कंट्री की लीडरशिप ने इसको टैकल भी किया। तो इसी के चलते अभी जो G20 की मीटिंग हो रही है उसमें हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी यहां पर उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि कोविड-19 ने दुनिया का एक तरीके से चीजों को देखने का तरीका चेंज कर दिया। सबसे पहले तो यहां पर जो बातें बोलेगी कि आज की डेट में अगर आप लोग अच्छे से कोविड-19 के साथ में डील करना चाहते हैं तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया है। इनकी अच्छे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर काम कर रही है, आप लोग ये देखिए एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैठकर अपने घर पर, मैं आप लोगों तक लेक्चर पहुंचा रहा हूं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इंटरनेट और जो यहां पर टेक्नोलॉजी है उसका कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बेस पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो इसी के मुद्दे पर यहां पर बात की गई। सबसे पहले तो जो G20 की मीटिंग थी 2020 में किसके द्वारा हेड की गई, तो ये हेड की गई सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया अगर लोकेशन आप लोग देखिए तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, ये है अपनी प्यारी कंट्री और यहां पर ये हो गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा इस पर्टिकुलर G20 की मीटिंग को हेड किया जा रहा है जो कि 2020 में हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा आप लोगों के लिए कि हमारी कंट्री इसको कब हेड करने वाली है। तो G20 की जो मीटिंग होगी हमारी कंट्री इसको होस्ट करेगी 2022 में। और इंपॉर्टेंट क्या है, 2022 में हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं।
चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, 2020 में सऊदी अरेबिया कर रहा है, 2022 में इंडिया कर रहा है, 2021 में कौन सी कंट्री करने वाला है? और ये रिवीजन है एक तरीके से बोले तो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारी कंट्री जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रही है यूनाइटेड नेशन का 2 साल के लिए, तो वो 2 साल कौन से हैं? ये 2 क्वेश्चन आप लोग बताइए। अभी यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कहीं से भी हम लोग काम कर सकते हैं, ये एक नया नॉर्मल हो गया है। आज की डेट में अगर आप लोग अपना जो बेसिकली मास्क लेकर चलते हैं, तो जैसे कल जब पीआईबी वाली वीडियो हम लोग डिस्कस करे थे तो उसमें नकाब निकल गया मुंह से तो ये कई बार ऐसी गलती हो जाती है। तो मास्क, ठीक है, नकाब नहीं है, मास्क, ओके। तो जो मास्क लेकर चल रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में, आप लोगों को याद होगा। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आज की डेट में कंडीशन ये है कि अगर दिल्ली के अंदर आप लोग अपनी प्राइवेट कार के अंदर भी हैं, तो उसको भी यहां पर पब्लिक प्लेस माना जाएगा, उसके अंदर भी आप लोग को मास्क पहनना है, क्योंकि इतने लार्ज केस निकल कर आ रहे हैं। तो मास्क पहनना एक नया नॉर्मल बन गया है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो मास्क जो है आप लोग पहनकर चलिए, हमेशा मास्क को अपने साथ रखिए, मास्क को अपने पॉकेट में रखिए, जैसे आप लोग अपना जो रुमाल वगैरह रखते हैं या फिर वॉलेट रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, तो मास्क भी उसके साथ में रखिए, और हो सके तो सैनिटाइजर की बोतल भी अपनी साथ में रखिए, एक छोटी सी, जिससे आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये अब के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए इसको आप लोग अपने साथ रखना स्टार्ट कीजिए। कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो बिगेस्ट चैलेंज है जो वर्ल्ड आज के डेट में फेस कर रहे हैं, खासकर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में। वर्ल्ड वॉर पहला उसने तबाही मचाई पूरे वर्ल्ड में, फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड आया, फिर इसके द्वारा तबाही मचाई गई, और आज की डेट में कोविड-19 है, यानी कि ये तीसरी एक तरीके से वर्ल्ड वॉर के लेवल की लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली एक तरीके से कंडीशन यहां पर बन गई है, क्योंकि यहां पर लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये बोल रहे हैं कि आईटी में हम, इंडिया जो है वो काफी अच्छा कंट्री है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम एक हब माने जाते हैं, तो हम यहां पर उन कंट्री की हेल्प कर सकते हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। तो यहां पर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा सोचा गया यार ये तो इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ मैं भी बोलूं यहां पर, कम से कम ये तो लगेगी हाँ मैं भी कुछ अच्छी बातें बोल के गया हूं। तो इन्होंने भी अपनी चोंच खोली, और वो चोंच खोली तो इन्होंने कुछ बातें बोली, पर वो बातें जो हैं वो इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर फ्यूचर में इनका कोई संबंध होता भी है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आखिर क्यों? ये बोल रहे हैं कि हम लोग जिस कंट्री के साथ में आज के में हमारे रिलेशन खराब है, उसके साथ में हम लोग पीसफुल इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसके साथ में म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि उस कंट्री के साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट से रहेंगे, इक्वलिटी का भाव रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट से काम करेंगे। तो ये बोलने में जितना अच्छा लगता है, ये इंप्लीमेंट करने में उतना ही खराब है चाइना का। अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखो तो ये बातें इनके द्वारा बोलेंगे, तो देखते हैं कितनी इंप्लीमेंट करते हैं और कितना म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखते हैं, तो वो आने वाले टाइम में जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। इसी के साथ में आज सैटरडे है, आज संडे है, तो सैटरडे में आप लोगों का निबंध आता है, और संडे में जो है वो आप लोगों का जो आएगा बेसिकली वो एथिक्स का जो पेपर होता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। फेसबुक पर भी डाल दूंगा जो ग्रुप है आप लोगों के लिए, और इसी के साथ में टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, तो जहां पर भी सुटेबल लगे आप लोग अपना आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही पोस्ट करना है, कमेंट के नीचे भी आप लोग अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल लिखते हैं, तो आप लोगों के लिए सारी चीजें ओपन है, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन भी आप लोग तुरंत पूछेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर जो ये एथिक्स का जो क्वेश्चन है पहले आप सैटरडे में देते, सैटरडे में दे दिया करो। चलिए कोई नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि सैटरडे में ही दे देना चाहिए तो सैटरडे में ही दे दिया करूंगा मैं उसको। बेसिकली ये था कि संडे में आप लोग अपना एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सैटरडे में ऐसे लिख लो, क्योंकि अच्छा खासा टाइम चाहिए ऐसे लिखने के लिए। फिर भी अगर दोनों साथ में भी अगर आप लोगों को लगता है तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है जो सेकंड वाली वीडियो आती है करंट अफेयर की, उसमें जो स्टार्टिंग में जो क्विज डालना स्टार्ट किया है वो कई सारे बच्चों ने सराहा, तो वो काफी अच्छा लगा मुझे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, जो क्विज स्टार्टिंग में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, फिर वीडियो में जो आप लोग पूरी न्यूज सुनते हैं, पूरी न्यूज सुनने के बाद में फिर आप लोग जैसे जैसे चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज वहां पर ये निकल कर आती है कि उसको आप लोग टकटकी लगाकर सुन पाते हैं। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं स्टार्टिंग में कि क्या आने वाला है आज के लेक्चर में, तो वो क्विज आप लोगों को वहां पर बता देता है क्या आने वाला है आज के लेक्चर में, और फिर आप लोगों की पूरी न्यूज होती है, और वीडियो के एंड में फिर आप लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं, तो 2 बार रिविजन हो गया वहीं पर ही, और अगले दिन उनके आंसर बताऊंगा, तो 3 बार रिविजन हो गया। तो इसलिए एग्जाम में जब बैठेंगे और 3 बार तो मैं ही रिविजन करा दे रहा हूं, 1-2 बार आप कर लो, हो गई नहीं आ पा रही यार, तो यही तो होता है, ठीक है। तो ये काम आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, तो काफी अच्छे से आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये यहां पर लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में है, तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो ये इसको समझेंगे। चलिए पहले इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज समझते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है जो जर्नलिस्ट के ऊपर आज के डेट में अटैक हो रहे हैं उसके बारे में। जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसका बेसिक मुद्दा क्या है? इसका बेसिक मुद्दा ये है कि जर्नलिज्म जो है वो काफी खतरनाक इंप्लॉयमेंट आज के डेट में बन गया है। अगर एक जर्नलिस्ट की जॉब आप लोग फ्यूचर में करना चाहते हैं तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये तक बोल दिया गया है कि इससे ज्यादा खतरनाक जॉब आज के डेट में वर्ल्ड में कोई है नहीं जितनी खतरनाक जॉब जर्नलिस्ट की है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया?
पहले आप लोग समझिए यहां पर इस आर्टिकल के थ्रू। ये जो आर्टिकल है इसमें ये बोला गया कि अर्जेंट नीड है आज की डेट में हम लोग को एक लॉ बनाने की, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो मीडिया पर्सन है उनको, और एक अकाउंटेबिलिटी भी हो इसके लिए। हाँ, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कोई गलत काम हो रहा है तो उसका कोई रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इजेबल मोसेस, तो यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, 26 ईयर ओल्ड टेलीविजन जर्नलिस्ट थे। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई क्योंकि तमिलनाडु के अंदर हुआ क्या था, इनके द्वारा जो लैंड का एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, इनके इलीगल तरीके से, उन्हें कहते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया और जो गांजा की खेती की जा रही थी, तो उसके चलते यहां पर अभी इनके द्वारा कुछ रिपोर्टिंग की गई थी। तो इनकी अभी नालूर विलेज जो है यहां पर कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर में 8 नवंबर को यहां पर इनकी एक तरीके से जान ले ली गई, ठीक है। और गांजे के चलते आप लोगों ने देखा होगा जो भारतीय और उसके हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब ये गांजा जो भी अफीम वगैरह, ये आज की डेट में जो हमारी जो टेलीविजन की जो आज की डेट में जो ये बेसिकली जो हमारे सो कोल्ड एक्टर्स हैं या फिर जो भी ये आज पर्टिकुलर फील्ड में कनेक्टेड हैं, काफी लार्ज स्केल पर ड्रग का व्यापार करते हुए आप लोग यहाँ पर देखने को कई बार मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं बेसिकली आज के डेट में अगर आप लोग देखेगा यहाँ पर ऐसी कई सारी न्यूज एजेंसी है जो इस तरीके की न्यूज कवर कर रही है। और अभी आप लोग देखिए जैसे इनको पकड़ा गया है यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया में संलिप्त पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये पकड़े गए तो फिर चेन खुलनी स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारे पास कहां से है, उनको भी किसी ने सप्लाई किया होगा। तो ये एक जो कहीं ना कहीं सिस्टम के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट यहाँ पर रहते हैं जब ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, वरना ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि ऐसी चीजें आराम से चलती रहे। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली जर्नलिस्ट को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें सामने निकाल कर लेकर आ रहा था जो कि यहाँ पर लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, उन लोगों के हिसाब से जिन्होंने इनको मारा है। यानी कि ये कुछ इलीगल तरीके से काम करते हैं और उसका पता नहीं होना चाहिए था। 4 लोगों को हालांकि इसके लिए अरेस्ट भी किया गया, पर लेकिन आप लोगों को पता है क्या होता है, अरेस्ट के बाद में कोई सबूत नहीं मिलता, उनको छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज है ये इसी से रिलेटेड है, इसमें बात की जा रही है 35 ईयर यानी कि 35 साल ओल्ड यहां पर सैयद आदिल वहाब, ठीक है। तो सैयद आदिल वहाब जो है इनका मर्डर कर दिया गया और इनका मर्डर करके ब्रूटल तरीके से इनकी बॉडी को ये भोपाल के अंदर जंगल में इसको फेंक दिया गया। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। सेम कंडीशन यहां पर ये सुजात बुखारी, इनके बारे में तो हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, और एडिटर चीफ थे कश्मीर टाइम्स के। इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि ये बोल रहे थे बेसिकली मिलिटेंट से कैसे आप लोग दूर रह सकते हैं और किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो अपने घर से ऑफिस ये जा रहे थे, तो उस टाइम पर यहां पर इनके साथ में दुर्घटना देखने को मिली। खासा कि इनके द्वारा जो बेसिक फंगा ये था कि शांति बनाकर कैसे रखी जा सकती है जम्मू एंड कश्मीर में, और जिन लोगों का ये व्यापार है जम्मू एंड कश्मीर में वो चाहते नहीं है कि यहां पर शांति किसी भी तरीके से रखी जा सके, क्योंकि एक तरीके से खौफ फैलाना ही वहां पर कुछ लोगों के लिए व्यापार बन गया है, ठीक है। तो वो तब तक खौफ रहेगा तो उनका व्यापार चलता रहेगा, अगर खौफ नहीं रहेगा तो उनका व्यापार नहीं चलेगा। तो इसलिए ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर हम लोग अपनी बात करें वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स में डायरेक्ट, कि पूछ लिया क्या जाएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, पुराना क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है यहां पर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंडेक्स तैयार करती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, यहां पर इस इंडेक्स में अगर आप लोग अपनी रैंकिंग देखिए, हमारी रैंक अच्छी होती जा रही है। अच्छी का मतलब यह है कि रैंक बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का मतलब यह है अगर हमारी रैंक यहां पर बढ़ती है तो हमारे यहां पर कंडीशन जो है जर्नलिस्ट की बर्बाद होती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे ये रैंक बढ़ती है इसका मतलब यह कि कंडीशन खराब होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारी रैंक जितनी कम होगी, मान लीजिए हमारी रैंक फर्स्ट है, तो हमारे यहां जर्नलिस्ट सबसे सेफ है इस धरती पर, ठीक है। तो ग्लोबल इंडेक्स 4 यहां पर अगर बात करें आप लोग यहां पर वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स के बारे में, जो कि यहां पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक जो जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ये क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में। तो हमारी रैंक 2018 में 138 थी, 2019 में 140 थी और 2020 में 142 है। अब देखिए 2021 आएगा उसमें 144 के करीब होती है मिलेगी, यानी कि 2-2 से बढ़ रहे हैं ना, तो देखते हैं कब तक बढ़ती है। तो यहां पर ये कंडीशन आप लोग समझिए, यानी कि हमारी रैंकिंग जो है वो काफी बर्बाद है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट, जो आप लोग अगर जर्नलिस्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये लाइन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ये बोलता है कि जर्नलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जर्नलिज्म जो है वो आज की डेट में सबसे खतरनाक एक काम करना है वर्ल्ड संसार में, जो आप लोग इसको काम की तरीके से अगर लेकर चलते हो, अगर से जॉब के तरीके से लेकर चलते हो, यानी कि इसमें जितनी लोगों की जान जाती है शायद ही किसी एरिया में किसी की जान जाती है। 2006 से लेकर 2019 तक 1200 के करीब जर्नलिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहां पर यह लगता है कि हर चौथे दिन एक जर्नलिस्ट की जान जाती है, अगर इस डेटा को हम लोग याद रखते हैं। यानी कि
ये ऐसा है कि हर चौथे दिन एक जर्नलिस्ट मारा जा रहा है। अगर एक रिपोर्ट के बारे में बात करें जो एनजीओ यहां पर बताती है कि 198 जर्नलिस्ट हमारी कंट्री में 2014 से लेकर 2019 तक जिनके ऊपर अटैक किए गए, उनमें से 40 के करीब यहां पर जो है 198 जर्नलिस्ट जो मारे गए उनमें से 40 के करीब अटैक किए गए उनके ऊपर, इनके उनको मारा गया है यहां पर। इनमें से गौरी लंकेश एक आप लोग देखते हैं। गौरी लंकेश आखिर इतने न्यूज में क्यों आ गई, गौरी लंकेश इतना सामने क्यों आई, क्योंकि वो एक वेल नोन जर्नलिस्ट थी, जैसे कि अर्णब गोस्वामी। ठीक है, अर्णब गोस्वामी जेल में गए, जरा सी देर में छुटकर आ गए। ठीक है, आप लोग ये समझिए आज के डेट में अगर दूसरे जर्नलिस्ट के बारे में आप लोग बात करिए, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अर्णब गोस्वामी एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो इसलिए वहां पर छुटकर आ गए, जल्दी से सारी चीजें हो गई। अगर इनकी जगह किसी और जर्नलिस्ट को उठाया जाता, क्या इतनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकल पाता? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाता। गौरी लंकेश का केस अब तक देखिए आप लोग यहां पर, तो यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई एक वेल नोन जर्नलिस्ट थी बेंगलुरु में 2017 में। तो हम लोग आज के डेट में इनके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, तो इसलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वरना एक नॉर्मल जो जर्नलिस्ट होता है वो कहां आया और कहां चला गया किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये काफी एक बुरा एक माहौल आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें हम लोग अपनी कंट्री में फंडामेंटल राइट के अंदर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो आर्टिकल जो 19 है यहां पर वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो हमारे तक जो न्यूज पहुंचाई जाती है जर्नलिज्म के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट बात बोली गई, यहां पर बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करिए जो जर्नलिस्ट हर साल मारे जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जो चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, जो कि है जस्टिस यहां पर चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ठीक है, तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया गवर्नमेंट को कि यार कोई एक एक्ट बनाओ जिसमें जर्नलिस्ट के ऊपर अगर अटैक होते हैं तो उसका स्पीडी ट्रायल किया जा सके, इनके जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, और यहां पर ऐसे फ्यूचर में कोई अटैक हो तो उसको देख सके कैसे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है और जल्दी से जल्दी ट्रायल की जा सके। तो पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि 96% के करीब जो केस है जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक किए जाते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहां पर बरी हो जाते हैं। यानी कि 96% लोग ऐसे हैं जो बरी हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई दोष सबूत नहीं मिल पाने की वजह से कोई दोष नहीं लग पाता, और जो भी यहां पर पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि उनके ऊपर दोष लगाने वाले एक तरीके से जो लोग हैं वो सबूत नहीं जुटा पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जो जर्नलिस्ट मारे जाते हैं वो मैक्सिमम उनके खिलाफ रिपोर्ट यहां पर करते हैं जो प्रेजेंट में कोई पावरफुल पर्सन है, और इसलिए पावरफुल पर्सन के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो वहां पर सबूत मिलने वाले ही नहीं है। इसलिए ओनली 4% केस ऐसे हैं जहां पर दोष पाया जाता है और उस दोष साबित हो पाता है, वरना 96 यानी कि 96% जो केस हैं वो जर्नलिस्ट अगर किसी की डेथ हो गई तो ये समझिए उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से समझिए आप लोग। ठीक है, इसी के साथ में एक कठोर लॉ बनाना चाहिए हमारी कंट्री में ताकि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहला ऐसा राज्य बन गया है कंट्री में जिसके द्वारा यहां पर एक लॉ बनाया गया 2017 में, महाराष्ट्र मीडिया पर्सन एंड मीडिया इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज और लॉस टू द प्रॉपर्टी एक्ट 2017। यानी कि महाराष्ट्र मीडिया पर्सन या फिर मीडिया इंस्टीट्यूशन में यहां पर ये बातें बोली गई है कि अगर कोई वायलेंस होता है, फिर डैमेज होता है, कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, कई बार ऐसा होता है कैमरे तोड़ दिए गए उनको उठाकर, ठीक है, तो उन सबकी भी भरपाई यहां पर की जाएगी। 2017 का ये नियम है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर उस टाइम पर ये यहां पर लॉ बनाया गया, तो यहां पर ये एक अच्छा लॉ हमारी कंट्री में देखने को मिला। तो इस तरीके से अगर जर्नलिस्ट के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये नॉन बेलेबल है, और नॉन एक तरीके से नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है यहां पर ये, यानी कि आप लोगों को बेल भी नहीं मिलेगी और एक तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, यहां पर छुटोगे भी नहीं, फिर वहां से उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। और यहां पर जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है यानी कि डीएसपी जो है यहां पर, वो इस पर्टिकुलर केस को देखेगा, उससे नीचे की रैंक का इंसान इस केस को नहीं देखेगा। तो यानी कि अच्छे से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है कन्विक्शन, अगर बात करें इसके बारे में हम लोग, जो कन्विक्शन है अंडर एक्ट यहां पर, उसमें बोला गया कि इंप्रिजनमेंट है 3 साल तक का और फाइन है 50,000 तक का। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर अगर किसी का कोई यहां पर कंपनसेशन जो देने की बात की जा रही है, कोई इस तरीके से कोई चीज टूट जाती है, कैमरा टूट जाता है, इंजरी होती है, तो उसकी भी भरपाई यहां पर की जाएगी। तो पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र, जो कि पहला राज्य है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कौन सा है यहां पर? दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहां पर अभी फाइनल स्टेज में है इनेक्ट करने के लिए लॉ को, जिसको बोला गया छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट। तो पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। तो इनके द्वारा बात की जा रही है अगर इस तरीके से जो अटैक किया जाता है, ठीक है, तो पनिशेबल जो यहां पर ऑफेंस रखा गया इंडियन पिनल कोड के हिसाब से भी, तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो गिल्टी पाया जाएगा अगर वो अपने कर्तव्य की ड्यूटी नहीं करता है। एक तरीके से यहां पर किसी न किसी तरीके से आप लोग ये समझिए
कई बार ऐसा होता है कि जो खासकर मैं बोल दूं कि यहां पर अगर आज की डेट में कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पावरफुल पर्सन हूं मैं, ठीक है, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस केस को देखना है, मैं क्या करूं, उसको बचाने का काम कर रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर एक तरीके से वो पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक सर्वेंट गिल्टी पाया जाता है, अगर अपने कर्तव्य को फॉलो नहीं करता है तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा 1 ईयर और 10 साल तक का उसके ऊपर भी फाइन लगेगा। यानी कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, तो ये काफी अच्छी बात है। यहां पर देखिए आप लोग एक बात सुनिए, अगर कुछ ऐसे लॉ ला जाए हमारी कंट्री में, जैसे मान लीजिए आज के में आप लोग कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर आप लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक है, फिर सांसद है, आप लोगों के एरिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वहां पर लोकल एरिया पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर यहां पर उस एरिया का जो डीएम है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये सारे अगर रेस्पॉन्सिबल हो जाए कि तुमसे पूछा जाएगा अगर उस एरिया में कोई क्राइम हो गया तो फिर ये समझिए ये टॉर्च लेकर घूमेंगे रात को भी। यानी कि अगर बोला जाए कि तुम्हारी जान गई अगर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग देखिए। ऐसे काम किए जाते थे। अगर आप लोग पास्ट में अगर उठा के देखें, यहां पर जो एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। उनका जो मार्केट रिफॉर्म का जो फॉर्मूला था वहां पर यह था, अगर किसी दुकानदार के पास में आप लोग गेहूं लेने जाते हैं और उसने 100 ग्राम गेहूं कम दे दिया तो 100 ग्राम गोश्त निकाल लो उसका, ठीक है। तो उससे क्या होता था, वो 100 ग्राम कम की जगह 100 ग्राम ज्यादा देता था, कम ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लो रहेंगे, थोड़े टाइट लो रहेंगे, तो कोई भी पर्सन जो है थर थर कांपेगा और चीजों को सही से इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो यह है बेसिकली रूल, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था यस बैंक बर्बाद हो रहा है तो आरबीआई ने आकर उसको सहारा दिया, डूबते को तिनके का सहारा काफी है, तो यस बैंक को बचाया। अब लक्ष्मी विलास बैंक भी यहां पर कुछ ऐसे ही बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको भी यहां पर आरबीआई ने बेसिकली बर्बाद होने से बचाया। तो क्या किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, सबसे पहले तो यहां पर रोक लगा दी है जो इसके फंक्शन होते हैं। सेविंग अकाउंट से 25,000 और जो करंट अकाउंट है उससे 50,000 रुपए मैक्सिमम निकाल सकते हैं, उससे फालतू पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जो भी प्रोविजन है उनको एक तरीके से रोक दिया जाता है ताकि कॉन्टिन्यूअसली यहां पर इस तरह की एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस न रहे, तो यहां पर चीजों को सुधारा जा सके। इसी के साथ में तुरंत एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, यानी कि एक ढांचा भी ला दिया गया कि इसको मिलाया जाएगा, इसको बोलते हैं एमलगमेशन, यानी कि मिलाया जाएगा। यह है डीएस, ये है यहां पर डीबीएस बैंक। डीबीएस सिंगापुर का बैंक है, पर लेकिन इंडिया की जो ब्रांच है इस बैंक की उसके अंदर इसको यहां पर मिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये राइटर जो है वेलकम स्टेप बोल रहे हैं कि एक अच्छा स्टेप है, यहां पर ऐसा होना चाहिए ताकि बैंक को बचाया जा सके डूबने से और अच्छे तरीके से सिचुएशन को यहां पर संभाला जा सके। तो यहां पर जिसके साथ में मिलाया जा रहा है और कौन सा बैंक मिलाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले यस बैंक की हालत खराब थी, अब यहां पर लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब है, तो डीबीएस बैंक के साथ में यहां पर बेसिकली इसको मिलाया जा रहा है ताकि इसका सिस्टम जो है उसको सुधारा जा सके और जिसके भी पैसे हैं उनके पैसे को डूबने से बचाया जा सके और जो काम करते हैं लोग यहां पर उनको भी बेसिकली उनकी जॉब न जाए। तो दोनों ही तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि डिपोजिटर का पैसा बच जाए और इंप्लॉई जो है बेसिकली जो काम कर रहे हैं उनको भी बेसिकली यहां पर सैलरी मिलती रहे, उनकी भी घर गृहस्थी चलती रहे, वो भी बेरोजगार न हो। तो इस तरीके से यहां पर आरबीआई ने जैसे रेस्क्यू किया था, इनके बचाया था यस बैंक को, ऐसे ही आरबीआई ने अभी यहां पर 8 महीने बाद, 8 महीने पहले यस बैंक था, 8 महीने बाद लक्ष्मी विलास बैंक हो गया। तो लक्ष्मी विलास बैंक की ऐसी खस्ता हालत क्यों हुई? सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस लॉस यहां पर देख रहा था, यहां पर लॉस होते जा रहा है इस बैंक को। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है जो नेट वर्थ होती है वो भी यहां पर प्रॉपर वे में जो है बेसिकली नहीं मेंटेन रख पाते हैं। इसी के साथ में फ्रेश मार्केट से पैसा भी नहीं आ पाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है आप लोग एक बार ये समझिए बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बैंक है ए, ठीक है, और मेरा अकाउंट है उस बैंक के अंदर में, तो मैंने उसमें मान लीजिए अभी उसमें मैंने 50,000 रुपए जमा किए, तो वो जो 50,000 रुपए मैंने उसमें जमा किए या फिर आप लोगों ने 50,000 रुपए उसमें जमा किए, मैं हूं या फिर आप हो, एक ही उदाहरण होता है, उसको उस तरीके से देखा कीजिए, ठीक है। ऐसे मैं बोल दिया फिर मैं आप बोलूं तो उसको आप लोग अपने ऊपर एक तरीके से डालकर देखिए। मान लीजिए आप हैं, आप लोगों ने अपना पैसा 50,000 रुपए बैंक में जमा किए और उस पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, आप लोगों ने बैंक में जमा किए, तो बैंक उसको थोड़ी ना कि उसको रखेगा वहां पर मुर्गी के अंडे से एक पे बैठकर, नहीं, बैंक क्या करेगा उस पैसे को जो बिजनेस हाउस है उनको दे देगा। मान लीजिए कोई यहां पर पुल बना रहा है, कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए उस पैसे को बाहर निकाल देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए वहां पर पैसा लगा और कोई दूसरा पर्सन लोन ले रहा है, उसको कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो आप लोगों को मान लीजिए 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां से जो बैंक होगा वो 8% का इंटरेस्ट लेगा, 4% उसकी बैंक की कमाई होगी। तो बैंक जो है वो एक तरीके से बिचौलिया है, आपके पैसे को आपसे लेकर कहीं और इन्वेस्ट करता है और फिर उससे प्रॉफिट कमाता है, ये होता है बैंक का काम, उससे आपको भी यहां पर प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, अगर बैंक में हम लोग पैसे ही जमा नहीं कर रहे हैं तो बैंक बाहर पैसा कैसे देगा, और बैंक ने बाहर पैसा दे भी दिया, अगर बाहर वाला लोग जो है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके पास में पैसा रिटर्न करने के लिए है नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोनों ही तरीके से कंडीशन यहां पर खराब रहती है, तो बैंक के पास में पैसा आ ही नहीं रहा था। तो अभी जो आरबीआई के द्वारा यहां पर
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले उसको सुधार लीजिए। पर लेकिन ये भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये बैंक जो है वो डूबते जा रहे हैं। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 ने ऑलरेडी दुनिया की कंडीशन खराब कर रखी है। इसी में जो आईएमएफ, यानी कि जो आईएमएफ की जो चीफ है जिनका नाम है गोपीनाथ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, इनके द्वारा ये बोला गया कि कोविड-19 ने ऑल ओवर वर्ल्ड की कमर तोड़कर रख दी है। आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को नहीं सुधार पाते हैं तो दिक्कत और होने वाली है। आने वाले टाइम में जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है वो बर्बाद होने वाली है। यानी मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन आज के डेट में लैपटॉप बेचता है, तो लैपटॉप बेचता है, उसके लैपटॉप मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, तो इसकी वजह से कंडीशन क्या बन रही है, उसने लोन ले रखा है, पहले उसने लोन लिया मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लोन लेकर उसने एक दुकान लगाई, उसमें बहुत सारे लैपटॉप हैं, वो लैपटॉप कोई खरीद नहीं रहा है। अब बैंक अपना लोन मांग रहा है, बैंक बोल रहा है कि लोन नहीं तो कम से कम आप लोग जो इंटरेस्ट है वो पे करो, अगर तो ये इसका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, कंडीशन ये बन जाती है, आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन और देखने वाली है। तो जिसने बैंक से लोन ले रखा है वो वापस नहीं जाने वाला है, तो बैंक की और कंडीशन हालत होने वाली है, और गवर्नमेंट भी यहां पर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की वैसी बेसिकली खस्ता हालत है, आज के डेट में परेशान है गवर्नमेंट, उसके वैसे इतने सारे पैसे लग चुके हैं, इंटरेस्ट वापस उसको वहां पर एक तरीके टैक्स प्रॉपर वे में मिल नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इसके द्वारा बोला गया कि जो टेस्ट है हमारी कंट्री में, अगर देखिए एनपीए जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब क्या है, मान लीजिए बैंक ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, मुझे पैसे दिए, मैंने बैंक से पैसे लिए, ये आज के डेट में 1 लाख रुपए, पर लेकिन 1 लाख रुपए पैसे देना तो दूर की बात है, मैं अपना इंटरेस्ट भी वापस नहीं दे पा रहा हूं बैंक को, और यहां पर क्या हुआ, एक तरीके से मेरी खस्ता हालत हो गई है और मैं बैंक को कुछ भी पैसे नहीं दे पाया वापसी, तो बैंक का पैसा डूब गया, ठीक है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहां पर बन गया 90 डेज तक, अगर यहां पर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो। इसमें बोला गया है कि पहले ये जो था 8.5 था, जो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2000 अगर बात करें 20 में मार्च के महीने में, पर लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि ये 14.7 होने वाला है, अगर हमारी जो ग्रोथ है वो 8.9% रहती है, यानी कि अगर हमारी ग्रोथ 8.9% रहती है आने वाले टाइम में, तो एनपीए जो है 14.7 होने वाला है। पर लेकिन ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में बैंक ये बोल चुका है, आरबीआई, कि जो हमारी ग्रोथ रहने वाली, जो हमारी ग्रोथ श्रिंक होने वाली है, वो यहां पर बोला गया कि 8.9 से हमारी 9.5 से श्रिंक होने वाली है, यानी कि जितना बोला गया उससे ही ज्यादा हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था सिकुड़ने वाली है। तो इसका मतलब ये कि 14% से और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने बोला अगर 8.9 सिकुड़ती है तो इतना यहां पर एनपीए होगा, पर लेकिन ये तो 9.5 सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब एनपीए और ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए बैंक की खस्ता हालत होने वाली है, गवर्नमेंट उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, तो आने वाला टाइम और ज्यादा दिक्कत का टाइम होने वाला है। तो इसलिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी संभाल कर हम लोग को चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने यहां पर बायोटेररिज्म के बारे में जाना, नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो G20 के बारे में जाना, इसी के साथ में एक आर्टिकल हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझा, और नेक्स्ट जो आर्टिकल था हम लोगों ने ये जाना किसके बारे में, ये था यहां पर बेसिकली जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में, और जो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो हम लोगों ने देखा वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है, अगर फायदा नहीं हो रहा है ना तो लाइक करना है, नहीं शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यों लाइक नहीं किया, क्यों शेयर नहीं किया, फीडबैक दीजिएगा। बाकी यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी लवर वीर के नाम से, क्वेश्चन वगैरह भी डाले जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो उनको भी अटेम्प्ट किया कीजिए आप लोग। और एक बल्ब सा बना रहता है कोने पे, जैसे आप लोग क्वेश्चन देखेगा तो कोने पे एक बल्ब नजर आएगा आप लोगों को, उस बल्ब पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसका एक एक्सप्लेनेशन भी छोटा सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो उसको आप लोग वहां से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और वहां पर ओनली एक ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास में, एक ही चांस रहता है, उसके बाद में चांस नहीं होता है, ठीक है। तो एक ही चांस में अच्छे से उसका अटेम्प्ट कीजिए, फिर बस आंसर ही देख पाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।